देश के प्रधानमंत्री ने कई बार भाषणों में, कई बार संकेतों में, कई बार महसूस कराया कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं और ओबीसी के वर्ग के हक और अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दुहाइयां दी। पर ओबीसी वर्ग के हर हित को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा घात पहुंचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आदरणीय हरीश चौधरी जी इस पूरे वक्तव्य पे कि देश भर में किस तरीके से ओबीसी के लोगों के साथ हर तरीके का अहित भारतीय जनता पार्टी करती है और मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के साथ विश्वासघात किया है, इसको लेकर हम अपनी बात करेंगे। आदरणीय हरीश चौधरी। मध्य प्रदेश में 1994 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया था। 14% पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण का फैसला किया। कांग्रेस की सरकार ने ही 2003 में 14% से वो 27% आरक्षण का फैसला कर दिया था। वो फैसला स्टे हो गया। चुनाव के संदर्भ में, उस फैसले के संदर्भ में स्टे था कि ये चुनाव है और चुनाव के बाद में इसको लागू किया जाए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और उस दिन से लेकर 2019 में वापस जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू नहीं करवाया, तमाम प्रयासों के बावजूद जो संवैधानिक हक अधिकार था पिछड़ों का मध्य प्रदेश में, वो लागू नहीं हुआ। तो 2019 में वापस जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 27% का आरक्षण का प्रावधान नियमों के अंदर वापस करा। उसको लागू करने के लिए भी फिर वो सरकार में जो बदलाव हुआ वो सब आप लोगों को पता है। वो लागू नहीं हुई। ये पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। मैं आरएसएस का इसलिए उल्लेख करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर कोई राजनीतिक दल इस देश में नहीं है। आरएसएस ही वो राजनीतिक दल है जो अपने आप को गैर राजनीतिक कहता है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीति करता है, इसलिए मैं आरएसएस कह रहा हूं। वो आरक्षण लागू नहीं हुई, उसका पूरा प्रयास इन्होंने किया और एक तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि ये सब जुडिशियल है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 के अंदर फैसला किया और जो जनहित याचिका लगी हुई थी उसको खारिज किया। 27% आरक्षण के संदर्भ में उसके खिलाफ जनहित याचिका लगा रखी थी। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी का लागू नहीं किया। 25 जून को वापस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 27% आरक्षण पर कोई स्थगन नहीं है, वो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर ये 27% का आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। आरक्षण लागू नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश के पिछड़ों को जो संवैधानिक हक और अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने न्यायिक लड़ाई के अंदर भी जो कुछ बन पाया वो किया और अब आने वाले वक्त के अंदर इसको लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विवश करेगी। सिर्फ आरक्षण के संदर्भ में ही नहीं, हर
तरफ से पिछड़ों के साथ चोट की जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार प्रयास और मांग के बावजूद भी आज भी विभागों के अंदर रोस्टर नहीं बना है। रोस्टर नहीं बनने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर जो आरक्षण के माध्यम से जो आरक्षित सीट है वो भी पूरी नहीं दर्शाई जाती है, वो भी हर भर्ती के अंदर उसके अंदर भी त्रुटियां रहती है। इस तरह से कई और दिशाओं से ये प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ों को कैसे दबाया जाए, पिछड़ों के हक और अधिकार को कैसे कुचला जाए। मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो मध्य प्रदेश के पिछड़ों के संदर्भ में, विशेषकर आरक्षण के संदर्भ में जो हालात बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको आज आपके माध्यम से पूरे देश को बताए। आदरणीय साथियों, हरीश जी ने जो मोटे मोटे बात बताई है कि किस तरीके से 2025-26 तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के हक और अधिकार की अनदेखी की और श्रेय लेने की कोशिश की। 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी ने 94 में 14% पहली बार आरक्षण दिया, फिर 2003 में उन्होंने 27% आरक्षण की पहल की। उमा भारती की सरकार 2004 में बनी। जब से लगातार बीजेपी की सरकार मोटे तौर पे 1.5 साल छोड़ दे तो है, कोई बीजेपी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो 1.5 साल 2019 में 18 में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने आरक्षण के लिए अध्यादेश लेके आ गए। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट बीजेपी का जो स्लीपर सेल है कोर्ट गया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि कानून बनना चाहिए। उसके साथ ही हमने कानून बनाया, कानून विधानसभा से पास करवाया। ये श्रेय अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को, और एक मुख्यमंत्री को मिलता है तो कांग्रेस के कमलनाथ जी को मिलता है। 2019 से लेके कोविड आया, फिर हमारी सरकार चली गई। उसके बाद लगातार शिवराज जी ने ओबीसी के हक और अधिकार के भाषण दिए, बातें की, अलग अलग तरीके से लोगों को, ओबीसी के साथियों को भ्रम फैलाने की कोई प्रयास में कमी नहीं की। जब 8 मार्च 2019 के बाद 9 मार्च 2019 को आनंदीबेन ने इसको पास कराया, सिग्नेचर किया। 2019 जुलाई 2019 में कई याचिकाओं के संशोधन के साथ इसकी आयु बढ़ाई गई। 35 वर्ष से इसकी 45 वर्ष की गई उस आरक्षित वर्ग के परिवार के लोगों के लिए। 35 से 40 वर्ष की गई अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके लिए। बीजेपी ने हर बार ओबीसी समुदाय के साथ विश्वासघात किया। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव कानून कैसे लागू न हो इसके लिए पिछले दरवाजे से लगातार प्रयास करते रहे। इनके सरकारी वकील कोर्ट में खड़े ही नहीं हुए कई तारीखों पे सरकार का पक्ष लेके, जिससे तारीखें बढ़ाते रहे। फिर जनता में भ्रम फैलाया, खासकर ओबीसी के छात्रों में भ्रम फैलाया कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 14% से 27% आरक्षण अभी नहीं करना है। आरक्षण लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए, पर उतने प्रतिशत लोगों का जो भर्तियां हैं रोक दो। चयन हो रहा है, पीएससी के माध्यम से हो रहा है, अन्य परीक्षाओं के माध्यम से हो रहा है, पर 14% से 27% के करीब 3000 बच्चे केवल पीएससी में पिछले 6 साल से ओवर एज होने के बावजूद वेट कर रहे हैं। चयन हो गया, एग्जाम हो गई, इंटरव्यू हो गया, केवल भर्ती नहीं मिलेगी, इसलिए कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये भ्रम फैलाते रहे। 28 जनवरी 2025 फिर से मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ, न्यायमूर्ति विवेक जैन 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, सरकार चली गई और कहा क्या
ये कहा कि सारी जितनी याचिकाएं एक जगह सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाएगी। सरकार ने पहल की, कोई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह का मैंडेट दिया था। 26 जनवरी 2025 हाई कोर्ट की संयुक्त बेंच पुनः आदेश दिया कि 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और सरकार को निर्णय लेना है। जो इनके सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां इतनी जब तक रोक लिया जाए जब तक निर्णय नहीं हो, कोर्ट ने कहा हमने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी भ्रम फैलाते रहे अखबार, मीडिया, भाषण अलग अलग तरीके से कि कोर्ट ने कहा। 7 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके 27% आरक्षण को लागू करने की पहल की, सुप्रीम कोर्ट ने की। 25 जून 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को कहा कि जब कानून बन गया, 6 साल हो गए, लागू क्यों नहीं कर रहे हो? और अभी 3 या 4 जुलाई को उनको फिर कहा कि इसको लागू करने की पूरी प्रक्रिया लेके यहाँ पे आए। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बताया कि बीजेपी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है, मूल रूप से आरक्षण विरोधी है, मूल रूप से संविधान विरोधी है। इसको पसंद ही नहीं है कि समाज, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में कायम हो। उस विचार को जीने वाले लोग पीछे के दरवाजे से वोट भी लेते हैं ओबीसी के नाम के, प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं और पीछे के दरवाजे से इस तरीके से इनके साथ विश्वासघात भी करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी की इस बेशर्मी की निंदा करता हूं, इस सरकार की निंदा करता हूं। मोहन यादव और शिवराज सिंह जी ने जो भ्रम फैलाया, जो धोखा दिया हमारे ओबीसी के छात्रों का, उनका भुगतान उनको अगले आने वाले समय में करना पड़ेगा, छूटेंगे नहीं। और मैं मानता हूं कि जितने ओबीसी के छात्र, लगभग 3000, जिनको रोक रखा है इस बात को लेके कि 13% से 27% कानून लागू नहीं होगा तब तक, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक रुकेंगे, उन लोगों को और हो गए 6-6 साल से उनकी नौकरियां कई लोगों की लग चुकी है पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये हमारे बच्चों के साथ विश्वासघात है। उनको उस दिन से, आप जिस दिन से उनकी सर्विस लगी, सरकार तनख्वाह देना चालू करे। आपने घर बिठाया, वो नहीं बैठे हैं, उनने तो अपना काम किया था। तो ये मोहन सरकार, बीजेपी की सरकार उनको भी भुगतान करे और उनको जल्दी से काम पे लगाए, नौकरी पे नियुक्तियां दे। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी लगातार विश्वासघात तो कर ही रही है। जैसा हरीश चौधरी जी ने कहा कि हम इसके खिलाफ जनजागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक भी पीएससी की एग्जाम हो या सरकार के अन्य कोई एग्जाम मध्य प्रदेश की बिना विवाद से नहीं जाती, बिना करप्शन से नहीं जाती, बिना धांधलियों से नहीं जाती। व्यापम जानते होंगे आप लोग, 50-50 लोगों की हत्या हो गई, एक भी दोषी नहीं है। एक भी पीएससी की एग्जाम, 18-19 एग्जाम्स होती है, 5 लाख 6 लाख बच्चे उसमें वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इतने में कई लोग हर साल 1.5 लाख 1 लाख ओवर एज हो जाते हैं क्योंकि सही समय पे एग्जाम नहीं होती, रिजल्ट नहीं निकलते, एग्जाम में धांधलियों बगैर एग्जाम नहीं होती, जांचें होती रहती हैं, छात्र परेशान हो गया। एक ऐसा काम जो आर्थिक घोटाला करता है कोई संस्थान, कोई व्यक्ति, कोई सरकार, ये बच्चों के भविष्य के साथ इंटेलेक्चुअल घोटाला करते हैं, क्राइम करते हैं। अपने विचारिक रूप से अपने लोगों को विचारधारा के हिसाब से नियुक्तियां कैसे मिले, इंटरव्यू में इस तरह की धांधलियां आए दिन 65%, 50% लोग वही लगेंगे जो धांधलियों के थ्रू आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का हिस्सा बन गई। तो मैं फिर से, हमारी मांग है कि तत्काल कार्रवाई करके 27% आरक्षण लागू हो। वो बच्चे जिनको 6 साल से आपने यातनाएं दी, उनको तत्काल उनकी नियुक्तियां एकदम क्लियर करें। उनको, उन्हीं बच्चों को जो 6 साल से आप लोगों ने मेहनताना रोक रखा, उनकी जितने भी तनख्वाह बनती वो दें। तीसरी, सरकार शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव प्रदेश से माफ़ी मांगे। इनकी जवाबदेही थी, इन्होंने रोका, तो इसका मतलब है कि धोखा दिया इनने। तो ये सार्वजनिक जनता से और ओबीसी वर्ग के लोगों से कान पकड़ के माफ़ी मांगे, उसके बगैर इनका पाप धुल नहीं सकता है। और पारदर्शिता, जैसा मैंने कहा, 27% आरक्षण को लेकर आना चाहिए। हम इस पूरी लड़ाई को कानूनन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पर जन आंदोलन भी बनाएंगे। इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। दिल्ली से इस बात को इसलिए उठाया जा रहा है कि
जैसा धोखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव दे रहे हैं, वैसा ही धोखा भारतीय जनता पार्टी की पूरी चाल चरित्र और चेहरा नरेंद्र मोदी का देश में भी दे रहा है। आदरणीय, मैं सर से आग्रह करता हूं कि हमारे ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात करें। धन्यवाद जीतू भाई। भाई हरीश जी ने, जीतू जी ने मध्य प्रदेश के बारे में बताया। मैं एआईसीसी के ओबीसी चेयरमैन होने के नाते जो बीजेपी और संघ का लगातार पिछले 100 साल से रवैया चल रहा है, मैं थोड़ी सी उस पर संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। संघ और कांग्रेस में मूलतः एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि कहीं ना कहीं संघ जन्म के आधार पे ऊंच नीच में विश्वास करता है, इनइक्वलिटी में विश्वास करता है, असमानता में विश्वास करता है, विषमता में विश्वास करता है। और कांग्रेस शुरू से जब से अस्तित्व में आई है वो समता में विश्वास करती है। इसलिए जब इस देश में संविधान बनाने की बात आई तो महात्मा गांधी ने नेहरू जी से कहा कि संविधान बनाने की जो जिम्मेवारी है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक दर्द से गुजरे हैं और वो मानवता के प्रति समर्पित है। तो उस समय आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाया करते थे, और आज के समय में ये अनथिंकेबल है कि एक पार्टी की सरकार संविधान बनाने का क्रेडिट इतना बड़ा वो दूसरे पार्टी के किसी, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, उसको दे। लेकिन ये देश हित में, राष्ट्र हित में, और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी महानता थी कि संविधान बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, और जिन्होंने दुनिया का सर्वोत्तम संविधान जिसको कहते हैं वो 26 नवंबर 1949 को देश को प्रस्तुत कर दिया। 3 या 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को संघ का एक मुखपत्र आप सब जानते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, उसमें जो उस समय के गुरुजी थे उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा और बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये संविधान जो है ये मनुस्मृति पे आधारित नहीं है, और हम इसको नहीं स्वीकार करते। और उसके बाद आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुतले भी जलाए गए, और पता नहीं क्या क्या उनको एब्यूजेस यूज़ की गई। और लगातार तब से लेकर के आज तक आरएसएस इस संविधान में विश्वास नहीं करता, इसको बदलने की कोशिश करता रहता है, और उसके कई जिसको कहते हैं कि उदाहरण हैं। 1993 में जब बीजेपी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी, तो एक सभा में गए और उन पे आंध्र प्रदेश में सभा हो रही थी, और उन्होंने कहा कि इस संविधान को फिर से बदलने की ज़रूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जब सरकार बनी तो उन्होंने अपनी सरकार में एक संविधान समीक्षा कमेटी बनाई संविधान बदलने के लिए, और आपको पता है कि तरह तरह की याचिकाएं लगती रहती हैं। इनके जो मोदी जी के अभी हाल में आर्थिक सलाहकार थे विवेक देवराय जी, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। अब संविधान को लागू ना करने का एक मैं बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह जी उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, और तब एक कानून बनाया 93वां संशोधन करके हमारे संविधान में कि जो इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। और ये कानून बना कि सरकारी और निजी संस्थान दोनों के लिए। तो निजी संस्थान के कुछ लोग जो थे वो तो कोर्ट कचहरी में चले गए, जिनको इससे कहीं आर्थिक नुकसान दिख रहा था, लेकिन जो सरकारी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, वहाँ पे ये आरक्षण तुरंत लागू हो गया।
और कोर्ट के फैसलों में देरी लगती है। अल्टीमेटली 29 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आर्टिकल 15(5) जो निजी संस्थानों में आरक्षण का आपको सुविधा देता है SC ST OBC को, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, उसको जायज़ ठहराया गया। अब आप जानते हैं कि 29 जनवरी 2014 के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और देश में चुनाव का माहौल बन जाता है और 2-3 महीने बाद बीजेपी संग मोदी जी की सरकार आ जाती है और इस बात को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से जो इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए था निजी संस्थानों में, और निजी संस्थान आजकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, वो आज तक 11 साल से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों पे ये सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है, वो आज तक नहीं मिला। तो इस सरकार से समता का उम्मीद करना और कि सब मानव को, ये सब नागरिकों को बराबर मान के चलेंगे, ये उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। और संक्षिप्त में अभी 2-3 दिन पहले जो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठाए गए, तो मैं छोटा सा उसमें एक रखना चाहता हूँ कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा है और इनकी कोशिश है उसकी आत्मा को ख़त्म करना। और शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो उन्होंने सोशलिस्ट अपना नाम क्यों रखा उसमें? क्या वो देश हित में नहीं था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उनका विजन था देश के लिए, उसमें वो नेशनल सोशलिज्म की बात करते थे। राम मनोहर लोहिया, जिनके कंधों में बैठ करके बीजेपी यहाँ तक पहुंची, जिनके साथ अलायंस कर करके और जिनकी पार्टियों के साथ यहाँ तक पहुंची, वो सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि होसबोले साहब और पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं, वो सब, उनको अपने पहले घर में झांकना चाहिए। ये वेबसाइट है बीजेपी की, bjp.org, और इसमें उनका एक चैप्टर है, उसका नाम है आवर फिलोसफी, हमारी विचारधारा, ये जो भी कह लीजिए। और उसमें उन्होंने 5 निष्ठाओं का जिक्र किया है, बहुत अच्छा शब्द है, पंचनिष्ठा। और वो लिखते हैं, इन इट्स फर्स्ट कन्वेंशन बीजेपी डिक्लेयर्ड पंचनिष्ठास और 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट वुड गाइड इट्स पॉलिटिकल पाथ। और उसमें जो तीसरी निष्ठा उन्होंने लिखी है वो है कमिटमेंट टू गांधीयन सोशलिज्म, ब्रैकेट में लिखते हैं गांधीयन अप्रोच टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए समरस समाज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो इनकी खुद की वेबसाइट पे सोशलिज्म है, लेकिन वो कहते हैं कि संविधान से सोशलिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस विषय पे कभी आगे चल के और लंबी बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि संविधान की लगातार हत्या की जा रही है, जिसको कहते हैं सलामी कट या चाइनीज मेथड ऑफ किलिंग बाय 1000 कट। जैसे आपने देखा चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस की बजाय अपने ही कैबिनेट का एक मंत्री होगा सदस्य जो उसको डिसाइड करेगा। तो इस तरह की चीज़ों से लगातार इनसे ये उम्मीद करना कि संविधान की रक्षा करेंगे, उसका पालन करेंगे, वो बेकार है। लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, गरीब, सवर्ण और आदिवासी, वो इस संविधान पे आंच आने नहीं देगा। और कांग्रेस पार्टी इस संविधान को ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगड़ने नहीं देगी। इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद। जय संविधान। आदरणीय भूपेश बघेल जी से आग्रह है वो अपनी बात करें। इंदिरा भवन में पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी और अनिल जैन जी, आज
मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आप सबसे चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा अब उजागर हो गया है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि ओबीसी का चेहरा सामने रखकर लोगों के, खासकर ओबीसी के हितों पे ठगी करते हैं। 25 जून को फैसला आ गया कि इसमें कोई रोक नहीं है। 25 जून से आज 3 दिन हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। जिस प्रकार से अभी जीतू जी ने बताया कि 1994 में 14%, फिर 2003 में दिग्विजय सिंह के ही कार्यकाल में इसे 27% किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री रही उमा भारती, ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे चौहान साहब, और ओबीसी के अभी मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। लेकिन ये जो आरक्षण है उसको लागू इन्होंने नहीं किया। और जिस बहुत विस्तार से भाई जीतू पटवारी जी ने आप सबको बताया है, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है कि इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसे सरकार लागू करे। जब विधानसभा में पारित हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए, तो इम्प्लीमेंट करने में इसको कोताही नहीं करनी चाहिए। मैं इसी प्रकार से एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का भी दूंगा, जिसमें 2022 में 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके पहले 2 या 3 नवंबर को जब राज्य स्थापना दिवस के समय मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी आई थी, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि आप बिल पारित करिए, मैं एक दिन भी इस बिल को नहीं रोकूंगी। आपको बताते हुए बताना चाहूँगा कि 2 दिसंबर को 7 बजे विधानसभा में पारित हुआ और तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य राजभवन रात को 9 बजे गए कि उन्होंने कहा तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अध्ययन कर रही हूँ, अध्ययन करूंगी। कहाँ उन्होंने कहा तत्काल हस्ताक्षर करने के बाद, और कहाँ अध्ययन करने के बाद। अब ये 2 दिसंबर 2022 और आज हो गया 2025, वो अध्ययन ही हो रहा है। जबकि विधानसभा पारित है, राज्यपाल अपने अधिकारों के किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई भारत सरकार को कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं दिया जाता। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से 2022 से लेकर आज 2025 हो गया और 27% आरक्षण का बिल विधानसभा में पारित होकर राजभवन में अभी भी अध्ययन चल रहा है, वो नहीं किए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है कि ये पिछड़े विरोधी हैं। पिछड़ों के खिलाफ में जो फैसला करते बने वो करते हैं। और अभी जिस प्रकार से जीतू जी ने कहा, हरीश चौधरी जी ने कहा, अनिल जी ने कहा, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी लड़ाई लड़नी होगी। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी होगा और इसका विस्तार किया जाएगा। तो आज जो अब भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी नहीं मानती, इसका जीता जागता उदाहरण कि कोर्ट के फैसले हो गए, विधानसभा में पारित हो गए, उसको भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो? सवाल हो तो एक सवाल है कि आरएसएस के एक नेता है दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा, एक सवाल भूपेश बघेल जी आपसे है कि आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा कि संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। किस तरीके से आप लोग लेते हैं इसको? देखिए, ये तो जिस दिन से ये लागू हुआ संविधान, उसके उसी दिन से विरोध कर, लागू होने से पहले ही विरोध शुरू कर दिए थे।
और लागू हुआ तब भी विरोध करते रहे, पुतला दहन किए, और उसके बाद जब जब इनको मौका मिला तब ये संविधान समीक्षा की बात करते रहे। और अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। लोगों ने पूछा 400 पार क्यों? तब इन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अब फिर से ये संविधान में परिवर्तन की मूल आत्मा जो है उसे बदलने की बात ये कह रहे हैं, तो ये तो भारत की आत्मा पे कुठाराघात है। और ये इस प्रकार से हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं। इसका ये उदाहरण है होसबोले जी का जो बयान है और अभी शिवराज चौहान जी का जो बयान आया है, ये सब समाज को बांटने वाला काम है। राइट थिंकिंग पर्सन जो भी होगा ही विल अपोज सेकुलरिज्म एंड सोशलिस्ट वर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट शुड बी डिलीटेड। सो केंद्र सरकार के मंत्री भी लगातार एंडोर्स कर रहे हैं और जिस तरह की शब्दों के चयन एंडोर्स कर रहे हैं वो क्या आपको लगता है कि एक इंटेंशन भी दिखाता है इसके ऊपर कोई डिबेट केंद्र सरकार खुद भी चाह रही? देखिए, ये आरएसएस के जो एजेंडा है उसको ये अलग अलग लोगों के माध्यम से ये समाज के बीच में छोड़ते हैं ताकि डिबेट हो और उसके पक्ष में हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये विड्रा कर लेते हैं। और जहाँ तक के भारत की बात है, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय, विभिन्न पंथ, धर्म, मत के लोग निवास करते हैं। कोई एक जाति, एक धर्म के लोग निवास नहीं करते। और इसलिए ये जो समाजवाद की जो बात है ये इसलिए डाला गया है। और समता की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों के हितों में फैसला करना चाहती है और 85% लोगों को 5 किलो राशन पे ये निर्भर करना चाहते हैं। ये इनका षड्यंत्र है। अन्यथा ये जितने फैसले हैं वो अपने 2-3 मित्र हैं उसके हिसाब से करते हैं और बचत इस प्रकार से जो समाज को डिवीजन करके वोट लेना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। आप जन एक क्या ये बिहार चुनाव के लिए हो रहा है? इस समय संविधान की बात की जा रही है कि इसमें बदलाव? बिहार चुनाव भी है और आगे आने वाले और विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के लिए भी ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि आप लीगल बैटल तो लड़ ही रहे हैं और जन आंदोलन भी करेंगे, तो क्या इसका कोई डेट फिक्स हुआ है और क्या राहुल गांधी और किस तरीके से रोड मैप रहेगा पूरे इस प्रोग्राम का? नहीं, बात यह है कि राहुल जी ने जब जातिगत जनगणना की बात की, ओबीसी के हितों की रक्षा की बात की, उन्होंने कई भाषणों में कहा कि हम 50% के जो आरक्षण का केब है उसको भी हटाना चाहते हैं। तो मोटे तौर पे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो गरीब वर्ग है वो जातियों में है और उन जातियों की गरीबी के लिए हर तरह के दरवाजे खुले, वो चाहे नौकरियों के हो चाहे देश के सरकारों के खजाने हो। मोटे तौर पे ये जो बात आ रही है कि जो संविधान में 2 शब्दों को हटाने की बात, ये भी क्या है? ये एक डिबेट डाली जा रही है दुनिया में, देश में, प्रदेशों में कि जो पाप नरेंद्र मोदी जी 11 महीने में, जो 11 सालों में इन्होंने कहा था वो किया नहीं। जो 14 के भाषण थे उसमें से एक भी चीज़ कोई पत्रकार बता दे जो उन्होंने पूरी की हो। जो रीजनल एजेंडे हैं, जो आरएसएस के एजेंडे हैं वो उनने पूरे किए, पर आर्थिक एजेंडे, रोजगार के एजेंडे, कृषि के एजेंडे कोई एक पूरा हुआ हो नरेंद्र, वर्ल्ड वाइज कोई एजेंडा, आपकी विदेश नीति की जो बातें थी एक भी पूरी नहीं हुई। अब दुनिया को, देश को अलग अलग तरीके से भ्रमित करना है, तो ये एक नया संभूगा छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी ओबीसी के आरक्षण के लिए हर आंदोलन करेगी, वो देश से भी चालू करेगी, प्रदेश में भी चालू करेंगे। हमने पहले से प्रस्ताव है हमारा कि राहुल गांधी जी भोपाल आएँ, तारीख जिस दिन भी देंगे हम बड़ी तादाद में ओबीसी के लोगों को इकट्ठा करके, जातिगत जनगणना के बाद हमने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव दे रखा है और जिलेवार भी हरीश चौधरी जी ने मोटे तौर पे शुरुआती इसी बात से की थी कि हम इसका कार्यक्रम पूरा बनाया है। हम जनजागरण कैसे हो जनता का कि ओबीसी विरोधी बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, तो इसको लेकर आखिर देश की जनता को जागृत करना हमारा दायित्व है।
जीतू सर, आपका भी स्टेटमेंट चाहेंगे। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस की स्टेटमेंट को बैक करते हुए कहा है कि ये हमारे संविधान के मूल भाव में नहीं था और आपातकाल में अगर इस तरीके के शब्दों को जोड़ा गया है तो क्या उसको हटाया जाना चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सारी बात स्पष्ट कही है, मेरे ख्याल में इस पे और बोलने की जरूरत नहीं। पर शिवराज सिंह जी को ये बताना पड़ेगा कि आपने 1 लाख बार बोल दिया कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा मध्य प्रदेश में, वहाँ तो 80% लोग कर्जदार हैं किसान, और यहाँ देश में आए हैं जब से यहाँ भाषण दे रहे हैं। तो जो किसानों को एमएसपी की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, डबल इनकम की बात कर रही थी, लाभ का धंधा बनाने की बात, वो तो कृषि मंत्री होने के नाते वो कर नहीं रहे हैं। वहाँ तो वो भुट्टे खरीद रहे हैं और अब ये नई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि देश के प्रति उनका एक तरह से वो धोखा दे रहे हैं। बघेल जी, मेरा सवाल आपसे है। बघेल जी, ये जो बयान आया है हसबोली जी का, ऐसे वक्त आया है जब चुनावी टाइमिंग है, बिहार की बात हो, बिहार की चुनावी टाइमिंग है, और ऐसे में संविधान को लेकर सही है आवाज आ रही है। बहस छेड़ी है उन्होंने। उनके बयान का जो मूल है, वो सबसे बड़ा बयान जो उसमें उन्होंने डाला है, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर जो प्रस्ताव थे संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 1975 के आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया। ये उन्होंने कहा है कि इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाया जाए, और क्योंकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे बाबा अंबेडकर ने बनाया, यानी बाबा अंबेडकर का जो मूल संविधान है उसमें ये शब्द नहीं थे जिनको बाद में जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी अभी जितना कवायद कर रही है वो अभी बिहार चुनाव को देख के कर रही है। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के एक बार ठीक पहले मोहन भागवत जी ने बयान दिया था आरक्षण के संदर्भ में, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन पूरी तरह साफ हो गया था। ये अभी जो बयान है, बिहार की जनता संविधान को मानने वाली और राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक जनता है, और इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव में देगी। जीतू जी, सर, मध्य प्रदेश में आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो मेडल है, अच्छा है, धन्यवाद उनको, साधुवाद, एफआईआर और करे, पर जिस इशू को लेके एफआईआर की, उस इशू का तो निराकरण करें। जो मुद्दा उठा था, जहाँ विपक्ष का दायित्व क्या होता है, जहाँ पर शोषण हो रहा है, जहाँ पे परेशानियां हैं, जहाँ जनता के हित की लड़ाई लड़नी है, वहाँ खड़ा रहे विपक्ष। सरकार का दायित्व होता है कि हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं, मोहन यादव को संज्ञान में ला रहे थे। अगर उनको ऐसा लगता है कि संज्ञान में लाने का अपराध मानते हैं, एफआईआर करेंगे, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा और 4 कर दे।